हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ा था अपना चैप्टर 2 एंड लेट्स कंटिन्यू विद दैट। ठीक है। सो हम हंटिंग गैदरिंग पीपल के बारे में वी वर स्टडिंग। ठीक है। अब आगे आते हैं। तो पैलियोलिथिक के बाद जो पैलियोलिथिक जो ओल्ड हमारा स्टोन एज था, उसके बाद क्या होता है कि अराउंड 12,000 ईयर अगो, यानी कि आज से करीब 12,000 साल पहले, यानी 10,000 BC, एक मूवी भी आई थी 10,000 BC। सो 10,000 BC में क्या हुआ था, 12,000 साल पहले क्या हुआ था कि चेंजिंग इन्वायरमेंट का असर पड़ा था। तो देयर वर मेजर चेंज इन द क्लाइमेट इन द वर्ल्ड। तो काफ़ी मेजर चेंज आया था क्लाइमेट इन द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्मर कंडीशन। तो देखो, ऐसा नहीं है कि सडनली 10 साल, इसलिए नेचर हमेशा असिस्ट करता है। यू विल सी कि ज्योग्राफी बहुत हद तक शेप करता है हिस्ट्री को। आज भी यू विल सी कि जो लोगों का कल्चर है बहुत हद तक इन्फ्लुएंस है बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी जो कि एरिया में वो रहते हैं। सो ह्यूमन के डेवलपमेंट में जो हिस्ट्री आज हम पहुंचे हैं ना, बहुत हद तक ज्योग्राफी का भी है। सो सी वन ऑफ द एग्जांपल इस क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म हुआ। देखो, अब एकदम कोल्ड क्लाइमेट होगा, सो जमीन भी बहुत कम ऑप्शन है तुम्हारा एग्रीकल्चर या कुछ और करने के लिए। सो सरवाइव करना ही बस आफत वाली जान रहेगी। ठीक है। और जानवर के नंबर भी कम पड़ेंगे, तो अगेन जानवर के नंबर पे डिपेंड करता है ह्यूमंस का नंबर। मतलब ज़्यादा जानवर रहेंगे तो ज़्यादा ह्यूमंस उन पे, क्योंकि फूड चेन है, ठीक है, सर्वाइव करेंगे। तो विल सी कि चेंजिंग इन्वायरमेंट से कैसे ह्यूमन हिस्ट्री को मदद मिली फर्दर डेवलप करने में। सो देयर वर मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू द रिलेटिवली वार्मर। थोड़ा सा रिलेटिवली वार्म हुआ क्लाइमेट इन मेनी एरियाज। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड बन गए। जो एरिया पहले फ्रोजन मतलब बर्फ में जमे रहते थे, वो फिर धीरे धीरे मतलब ग्रास लैंड बन गया, वहां पे घास उगने लगे। दिस इन टर्न लेड टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल। सो अगेन जो भी डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल थे, दीज वर द एनिमल्स जो कि लोग हंट करते थे अपने फूड के लिए। ऑब्वियसली शेर का हंट तो फूड के लिए नहीं होगा, वो तो फिर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि इस बार तुम वो खाना बन गया, अगले बार तुम खाना बन गए। सो इस तरह के जो डियर, एंटीलोप, गोट, शीप और कैटल, आज भी हम इन्हीं तरह के जानवर को एज अ फूड सोर्स, जो भी नॉनवेज लोग हैं, मीट ईटिंग लोग हैं, वो इसी तरह के गोट, डियर, शीप्स, इनका ही मतलब जो भी मीट खाते हैं। ठीक है। दैट इज एनिमल दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। सो क्या हुआ कि आज से 12,000 साल पहले क्लाइमेट थोड़ा सा ठंडा हुआ तो बर्फ जमी, बर्फ हटी होगी तो सॉइल एक्सपोज हुआ होगा, जब उसमें क्या बोलते हैं सूरज का रेत पड़ा होगा, तो वहाँ पे घास उगे। तो ग्रास उगा, ग्रास से एनिमल्स का ग्रास इंक्रीज किया, तो ग्रास के इंक्रीज करने से जो एनिमल्स थे उनका जो कार्निवोरस एनिमल्स थे, जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे, उनका नंबर इंक्रीज किया। ठीक है। सो देखो, हमेशा नंबर डिपेंड करता है फूड कितना अवेलेबल है। अगर फूड कम अवेलेबल है तो जो भी एनिमल उस फूड पे डिपेंडेंट होंगे उनका भी नंबर कम रहेगा। ठीक है। सो आज ह्यूमन ज़्यादा पॉपुलेशन इसलिए जस्ट डेवलप हो पाई, वर्ल्ड में इतने लोग हैं क्योंकि उतना ज़्यादा खाना प्रोड्यूस करने के सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है। अगर खाना प्रोड्यूस करने के सोर्सेस कम हो जाएंगे, वी हैव ऑलरेडी सीन कि बहुत बार ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसे फेमाइन आया था, या एक तरह से जो अकाल कहते हैं पड़ता है, जब ह्यूमन कि मतलब लोग काफ़ी मर जाते हैं, कैटल मर जाती है। तो फूड पे डिपेंड करता है किसी भी एनिमल का पॉपुलेशन। तो ठीक है। तो ग्रास बढ़ा तो उसको खाने वाले जानवर भी बढ़े। Those who hunted these animals now followed them, learned about their food habit and their breeding season. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became important. अब देखो क्या हुआ, अब इससे क्या हुआ कि देखो पहले जानवर बहुत लिमिटेड थे, कहीं दूर कहीं जानवर मिल गए तो लोग यहाँ से अपने केव से निकले, फिर वहाँ जाके जानवर को मार के यहाँ पे अपने केव पे ले आए। तो उन जानवर को ऑब्जर्व करने का, उनके लाइफ को ऑब्जर्व करने का उतना ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जानवर कम मिलते थे। जहाँ देखो खट से मारो, उसको उठा के अपने केव में ले आओ और खा जाओ उसको। ठीक है। लेकिन एक बार जब उनका नंबर बहुत बढ़ा, तो अब ऐसा था कि आज के जैसे नहीं होता कि बस मारने के लिए मारना है, लोग
जो भी हंट करते हैं वो बस अपनी ज़रूरत फूड नीड के लिए करते थे। तो जानवर को खाने के बाद भी बहुत सारे जानवर उनके आसपास मतलब रह जाते थे। तो उससे क्या हुआ, वो उन जानवर को ऑब्जर्व करने लगे, अच्छा ये फल खाते हैं, ओ ये ब्रीडिंग ऐसे करते हैं, यहाँ रहते हैं। तो उनके बारे में लोगों को, जानवर के बारे में लोगों को ज़्यादा पता चलने लगा। ठीक है, जैसे आज शेर के बारे में इसलिए पता है कि नेशनल ज्योग्राफी वाले कैमरा लेके बैठ के ऑब्जर्व किए शेर को। बस ऐसे अगर कोई ऑब्जर्वेशन करने वाला है कि शेर आया या तो भाग जाओ उसको देख के, तो शेर के बारे में कैसे पता चलता। उसी तरह से पहले जब जानवर का नंबर कम था तो उनको ऑब्जर्व करने की मतलब पॉसिबिलिटी कम थी लोगों के पास, क्योंकि मुश्किल से मिले तो उसको मार के जल्दी से खा जाओ। लेकिन एक बार जैसे क्लाइमेट थोड़ा वार्म हुआ, ग्रास बढ़े, जानवर का पॉपुलेशन बढ़ा, तो लोगों के पास फिर ऑप्शन हो गया कि खाने के बाद भी बहुत सारे आसपास जानवर बच गए, तो उनको देख के उनको लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल देमसेल्व्स। तो अब देखा कि अरे जानवर ऐसे ब्रीड करते हैं और ऐसे खाना खाते हैं, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन से अगर मैं उसको खाना दे दूँ और प्रॉपर उनका ब्रीडिंग करूँ तो फिर जाने की क्या ज़रूरत है। मतलब घर में ही जानवर पैदा होंगे, उनको बड़ा करो और ज़रूरत पड़ने पे खा जाओ। ठीक है, सो लोगों के एनिमल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल देमसेल्व्स कि अरे ऐसे तो मतलब इनको तो हम भी पाल सकते हैं, ऐसे खाना हम भी दे सकते हैं। उसी तरह फिशिंग ऑल्सो बिकेम इंपॉर्टेंट। देखो फिशिंग भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पहले जब ठंड होगा तो उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स, सीज, वो ज़्यादातर एरिया जमी हुई होगी। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट वार्म पड़ा उसी तरह से ज़्यादा रिवर्स अब बहने लगी, वाटर मेल्ट किया तो ज़्यादा लेक फॉर्म हुआ, तो उसी तरह से फिशिंग की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ने लगी। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ छोटा सा क्लाइमेट चेंज 12,000 साल पहले हो गया। और उसके बाद ऑलमोस्ट सोचो 99% हिस्ट्री, 99% ह्यूमन हिस्ट्री हमें पता है कि ये 12,000 साल पहले हुई थी। यानी ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट ह्यूमन जो आए थे उनसे लेकर 12,000 साल पहले तक ऑलमोस्ट 99% टाइम पीरियड है ह्यूमन हिस्ट्री का। और जस्ट ये 1% में चीज़ें कितनी ज़्यादा बदल गई, और उसका कैटलिस्ट था जस्ट इन्वायरमेंट चेंज। तो इन्वायरमेंट चेंज हमें बना भी सकता है और इन्वायरमेंट चेंज हमें ख़त्म भी कर सकता है। तो दैट्स वाई प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। कि सोचो जो काम हम 99, अगर मान लो ये पूरा ह्यूमन हिस्ट्री 100 साल का है, तो जो काम हम 99 साल में नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम भी ह्यूमन होंगे, सोचते होंगे, चीज़ें करते होंगे, दिमाग तो था ह्यूमन में, वो काम सडनली 1 साल में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हम निकल ली, जस्ट बिकॉज कि ये स्टार्ट हुआ एक क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज से वार्म हुआ, वार्म से ग्रास हुए, ग्रास से एनिमल हुए। अब एनिमल ज़्यादा हो गया तो हम एनिमल ऑब्जर्व करने लगे, एनिमल ऑब्जर्व करने लगे तो हमारे उनको रियर करने लगे। उसी तरह से लैंड हो गई तो हम प्लांट को भी ऑब्जर्व करने लगे होंगे। उसी तरह से ऑब्जर्व करके जैसे एनिमल घर में लाके एनिमल हम पालने लगे, उसी तरह से प्लांट को लाके घर में उगाने लगे होंगे। तो इससे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ होगा। और एक बार एग्रीकल्चर एनिमल हो गया तो एक तुमको पहले जो अनसर्टेनिटी था कि आज गए खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, जंगल में वहाँ शेर खा गया, तो लोगों का पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करता था। अब सर्टेनिटी हो गई, यार घर में ही खाना का सोर्स है, जंगल में जाना नहीं है। तो विद द टाइम ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने लगा, तो चीज़ें दूसरी जैसे चीज़ें बढ़ने लगी। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। ये हुआ द बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब कैसे हुआ, तो इसी के बाद ये फॉलो हुआ। देयर वाज आल्सो टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट्स, बार्ली एंड राइसेस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ऑब्वियसली ये सारे प्लांट नेचुरली हमेशा से, चाहे वो बार्ली हो, वीट हो, चावल के हो, ये एग्जिस्ट करते हैं, कोई हमने तो इनको डेवलप किया नहीं है। Men, women and children probably collected these grains as a food. So पहले जो hunting gathering के टाइम में थे तो यही सारी चीज़ों को गैदर करके रखते थे। फिर विद द टाइम जब ये ज़्यादा एरिया में हो गई, मतलब अब ऐसा नहीं कि बस मतलब जैसे पहले था कि अब जंगल में जाके बहुत कम एरिया में ये ग्रो हो रही है। विद द टाइम जब वार्मर क्लाइमेट आ गया तो हर जगह घास फूस और इस तरह के प्लांट उगने लगे। तो दे लर्न विद द टाइम, उनके लिए उसको ऑब्जर्व करना ईजी हो गया। दे लर्न वेयर दे ग्रो एंड व्हेन दे राइपन। तो इन फूड ग्रेन के बारे में बहुत चीज़ें पता चल गई कि कैसे
मतलब कब ग्रो करते हैं, कब पकता है इनका सीजन, तभी तो एक सीजन से दूसरे सीजन वो माइग्रेट करते थे, बिकॉज दे न्यू कि किस सीजन में कौन सा फल पका होता है जिसको हम कलेक्ट कर सकते हैं. दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट ऑन देयर ओन. इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर. और फिर एक टाइम के बाद उनको लगा होगा जब अवेलेबल हो गया कि मतलब हाँ एनिमल हर्डिंग हो रही है और हमारे पास एक एरिया भी है, तो सोचा कि इसको हम खुद ग्रो कर सकते हैं कि नहीं. वो किसी ने ऑब्जर्व किया होगा कि जहाँ पे इसका सीड गिरता है वहाँ पे प्लांट हो जाता है, तो अगर हम सीड कलेक्ट करके एक जगह कर ले तो एक ही जगह में सारे प्लांट उग जाएंगे. तो दिस इज हाउ द एग्रीकल्चर डेवलप. ठीक है पीपल. और फिर एक आदमी का ये दिमाग में ख्याल होगा, जैसे आज भी इन्वेंशन होते हैं तो कोई एक आदमी करता है, फिर पूरे ह्यूमैनिटी उसको यूज़ करने लगती है. उसी तरह से उस टाइम भी किसी एक आदमी ने किया था, फिर उसको देखा देखी उसके सारे गांव वाले आसपास के लोग करने लगे होंगे, फिर दूर दूर लोग करने लगे होंगे, ऐसी चीज़ें फैली होंगी. सो जस्ट वेन एवर यू स्टडी हिस्ट्री, जस्ट इस तरह के कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, कॉन्सेप्ट से रिलेट चीज़ें करो, तो इससे तुम्हारी एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी और दुनिया को समझने की एबिलिटी भी बढ़ेगी. पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल. अब अट्रैक्ट, अब जानवर अब इजीली हर जगह घूम रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट. तो उनको अट्रैक्ट अपने घर के पास बुला लो और उनको पाल लो बाय लीविंग फूड for them near their shelter. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the wild ancestor of the dog. So almost पहला मतलब इसलिए डॉग को फर्स्ट फ्रेंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स भी कहा जाता है एनिमल में. सो पहले जो टेम किया गया वो डॉग किया गया. और आज भी हम देखते हैं कि कंपैरेटिवली डॉग को टेम करना इजी होता है. मतलब डॉग जल्दी तुमसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं कंपैरेटिवली दूसरे एनिमल्स. ठीक है. लेटर पीपल, और डॉग यूजफुल भी होते हैं, बहुत बार प्रोटेक्ट करते हैं, उनके सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है एंड ऑल दोज थिंग्स. लेटर पीपल इनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर. ऑब्वियसली शेर को तो तुम अपने नहीं आओगे, वो आके तुमको खा ही जाएगा. तो ऐसे एनिमल जो रिलेटिवली जेंटल थे तो अपने कैंप के पास आने दिए उनको, उनके लिए दाना रख दिए. एंड यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व कि आज भी जैसे जहाँ पे जानवर को ईजिली खाना मिलता है तो वो बार बार उस आते हैं. जैसे अगर गाय को कोई रोटी खिलाता है तो उस टाइम पे गाय जनरली वहां पे आएगी इस एक्सपेक्टेशन में कि हमको कोई रोटी खिलाएगा. उसी तरह से जो जानवर डॉग फीडिंग करते हैं, कुत्तों को खाना खिलाते हैं जिस पर्टिकुलर टाइम पे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कुत्ते वहां जाते हैं. तो उसी तरह से जेंटल कम नियर द कैंप्स अलाउ करते थे उनके लिए खाना वाना रखे. दीज एनिमल्स सच एज शीप्स, गोट, कैटल एंड ऑल्सो पिग लिव इन द हर्ड एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रासेस. तो जनरली ये जानवर जंगल में भी, हर्ड में आज भी हम डियर देखते हैं या दूसरे कार्निवोरस एनिमल देखते हैं वो जैसे जंगली हमारा जंगली बफेलो भी होता है ना, ऑल दोज एनिमल्स वो हर्ड में रहते हैं, क्योंकि शेर अकेला रह सकता है क्योंकि उसका कोई शिकार नहीं कर रहा है. लेकिन ऐसे जानवर जो फूड चेन में नीचे हैं जिनका कोई शिकार करता है, तो वन ऑफ द सर्वाइवल टेक्निक है कि ग्रुप में रहो, हर्ड में रहो. ठीक है. सो उस टाइम भी हर्ड में रहते थे, तो अगर एक को अट्रैक्ट कर लो तो टेक्निकली पूरा का पूरा हर्ड ही तुम्हारे पास आ गया. तो ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल फ्रॉम द अटैक एंड वाइल्ड एंड अदर वाइल्ड एनिमल. दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर्स. और इसी तरह से लोग हर्डर बन गए कि देखो अल्टीमेटली खाना बगल में मिल रहेगा, तो जैसे आप जोमेटो से ऑर्डर करने का ऑप्शन है तो क्यों जाओगे मार्केट में अगर कोई ऐसे घूमने का ये नहीं है. उसी तरह से जैसे लोग भी जब चीज़ें ग्रो करने लगे तो फिर जंगल में जाना छोड़ दिया. उसी तरह से ये इन एनिमल्स को भी लोग बस चारा दे देते थे, खाना एक जगह रख देते, तो उन एनिमल को भी इधर उधर चलने की जरूरत नहीं पड़ती थी. जहाँ पे ह्यूमन रहते थे वहाँ पे आते थे तो उनको खाना मिल जाता था. तो इसी तरह से वो ह्यूमन के साथ रहने लगे, उनके आसपास रहने लगे. और दिस इज हाउ द हर्डर डेवलप्ड. सो हमने सीखा कि कैसे फार्मिंग डेवलप हुआ और कैसे हर्डर्स डेवलप हुआ और कैसे फर्स्ट एनिमल टेम किया मतलब ह्यूमन बीइंग. Can you think of any reason why dogs was perhaps the first animal to tame? एक सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है, वो फूड को अच्छा स्निफ कर सकते हैं, अच्छे कंपेनियन है ये हैं. उसके अलावा जस्ट फील फ्री. सी देखो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जस्ट खुद सोचो और भी रीज़न हो सकते हैं, तो जस्ट थिंक. सो ऐसे दिमाग चलाना है ताकि एविडेंस के बेस पर तुम और भी चीज़ें, ये एविडेंस तो है कि सबसे पुराना हो सकता है किसी आदमी के स्केलेटन के साथ एक डॉग का स्केलेटन मिला होगा टाइम पीरियड में सबसे पहले, और उसके बाद मिला आदमी के स्केलेटन के साथ गोट का स्केलेटन. तो तुम ये कह सकते हो इससे कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहला जो एनिमल टेम हुआ था वो डॉग हुआ था. लेकिन अब क्यों डॉग को किया था तो ये आदमी बता सकता है. तो उसकी एनालॉजी अपने दिमाग लगा के हम पता करते हैं हिस्ट्री. सो दिस इज हाउ हिस्ट्री इज रिटन. तो समझ रहे हो. तो ऐसा जस्ट पॉइंट आउट जबरदस्ती मत करो कि हिस्ट्री ये गलत है, ये कैसे कह दिया तुमने. हिस्ट्री में हर चीज़ें पता नहीं
की जा सकती हैं, बट बहुत सारी चीज़ें डिराइव की जा सकती हैं, एंड दिस इज हाउ एवरी साइंटिफिक स्टडी हैपेंस। मतलब सूरज में जाके कोई थोड़ी देखा है कि यार वहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, बट जो लाइट वहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वेव लेंथ से कि किस तरह के एलिमेंट्स वहाँ प्रेजेंट हैं, उससे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ठीक है वहाँ पे मतलब हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बन रहा है। सो दिस इज हाउ थिंग्स वी स्टडी, एंड दिस इज दिस सेम लॉजिक कि कुछ चीज़ें एविडेंस में पता चलती हैं, बाकी हम अपने एनालिसिस से और प्रोबेबिलिटी से सोच के अपने दिमाग से डिराइव करते हैं। ठीक है, सो अब देखो डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ था। डोमेस्टिकेशन क्या है? डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन। डोमेस्टिकेशन क्या है? डोमेस्टिक मतलब घर बाड़ी को कहते हैं। तो डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर द एनिमल। सो जो डोमेस्टिकेशन का उल्टा होता है तुम्हारा वाइल्ड, ठीक है। तो जो भी प्लांट तुम्हारे जंगल में मिलते हैं वो वाइल्ड प्लांट है, और जो आदमी ग्रो करता है वो डोमेस्टिकेटेड प्लांट है। उसी तरह से जो जानवर जंगल में रहते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स हैं, और जो जानवर आदमी पालता है बड़ा करता है वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है। Process by which people grow plant and look after an animal. Very often plant and animals that are tended by the people become different from the wild plant, और with the time plant जो आज wild में उनकी जो variety है, जैसे कुत्ता है, जो जंगली कुत्ता होगा वो बहुत different दिखेगा आज जो domesticated animal है। So this is because people selected plants and animal for domestication, क्योंकि तुम select करते हो कि तुम कौन से plant को चुनोगे domesticate करने के लिए, किसको grow करोगे और किस animal को choose करोगे domesticate करने के लिए। अब देखते हैं कैसे लोग choose करते थे। For example, they selected those plants and animal that are not प्रोन टू डिजीजेस। तो ऑब्वियसली तुम हो सकता है कोई प्लांट लाए होगे, उसको ग्रो किए, फट से वहां पे कीड़ा लग गया, तुम्हारा मेहनत बर्बाद। फिर कहीं और से कोई दूसरा प्लांट लाए, उसमें कीड़ा नहीं लगा, तो अब तुमको लगा अरे भैया ये डिजीज प्रोन है। तो विद द टाइम क्या हो जाएगा, ये वाला जो डिजीज प्रोन प्लांट है वही डोमेस्टिक, वही एग्रीकल्चर का पार्ट बन जाएगा, और जो डिजीज वाला प्लांट था वो बस वाइल्ड में रह जाएगा। दे ऑल्सो सेलेक्टेड प्लांट्स दैट ईट लार्ज ग्रेन। ऑब्वियसली हम भी देखते हैं ऐसा चावल में बासमती चावल लंबा होता है, कोई छोटा चावल होता है, तो पहले जाके वहाँ देखो कि अरे ये भी चावल है, ये भी चावल है, ये भी, तो कौन सा धान वाला प्लांट चुनेंगे जिसमें ज़्यादा धान उग रही हो, जिसमें लॉन्ग ग्रेन्स हो। तो विद द टाइम्स ऐसे, इसलिए विद द टाइम्स जो डोमेस्टिकेटेड ग्रेन्स हैं वो डिफरेंट हैं। जो जंगल में तुमको हो सकता है चावल वीट का जो वैरायटी मिलेगा वो आज से काफ़ी छोटा या डिफरेंट होगा, या उसकी उसकी यील्ड इतनी नहीं होगी। And have a strong stalk capable of bearing the weight of the ripe grain। तो पहले हो सकता है जंगल में ऐसे होंगे जिसमें एक बार जब फल मतलब जो चावल पका तो उसके बाद वो एकदम ही स्ट्रॉन्ग नहीं था, लुचपुच हो गया, ज़मीन में गिर गया, क्योंकि अल्टीमेटली गिर गया और बर्बाद हो गया। तो उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग हो, फिर उसको काटना ईजी रहे ताकि वो फल उसमें मतलब तुम्हारा धान वान जो भी है उसमें पक जाए। तो इसी तरह से दीज वे पीपल सेलेक्टेड अ स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ द प्लांट, एंड विद द टाइम वो वैरायटी डोमेस्टिकेटेड बन गया और दूसरे वैरायटी वाइल्ड रह गए। सीड्स फ्रॉम द सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड। सीड, फिर वो जो प्लांट तुम चुनोगे उसी के सीड्स तुम आगे यूज करोगे, सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटी। तो सेम इसी तरह से कुछ प्लांट डोमेस्टिकेटेड हो गए। अब एनिमल की बात करते हैं। दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर द ब्रीडिंग। और ऑब्वियसली जानवर में भी वी हैव सीन कि डिफरेंट जानवर के डिफरेंट, कुछ डॉग भी इनफैक्ट जो पिटबुल डॉग माना जाता है वो माना जाता है, एग्रेसिव माना जाता है, और जो दूसरे डॉग्स होते हैं मे बी वो कंपैरेटिवली बड़े डॉग्स होंगे, जैसे कोई भी वैरायटी डॉग है वो बड़ा होगा बट वो जेंटल होगा। सो विद द टाइम ऐसे डॉग्स जो थोड़े जेंटल हों उनकी वैरायटी डोमेस्टिकेटेड हो गई होगी, और जो एग्रेसिव वाले होंगे वो जंगल में ही होंगे। उसी तरह से एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट जेंटल फॉर सिलेक्शन फॉर ब्रीडिंग। फिर उसके बाद एक बार जेंटल, जो थोड़े जेंटल थे उतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे, उनको तुम पाल के रख लिए, जो एग्रेसिव थे उनको फिर मार मोर के भगा दिए वहाँ से। अब जो तुम्हारा आया तुम्हारे पास जो जानवर है, क्योंकि जेनेटिकली हम डिफरेंट होते हैं, जो जीन्स मतलब इसमें जो जीन्स थी मे बी वो उसको जेंटल बनाती थी, तुमने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बच्चे को तुम खुद ब्रीड कर रहे हो तो उसके बच्चे में सेम जीन्स होगी, तो विद द टाइम जो एक ब्रीड बन जाएगी वो एक जेंटल ब्रीड बन जाएगी एनिमल की। तो दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल जो कि जंगल में मिलेगा जो कि एग्रेसिव होगा। सो दिस इज हाउ विद द टाइम प्लांट्स एंड एनिमल्स हु लिव्स इन द वाइल्ड बिकम डिफरेंट फ्रॉम द डोमेस्टिकेटेड प्लांट एनिमल। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट बिकम डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट। फॉर एग्जांपल टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल इज यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल। ऑब्वियसली जो एग्रेसिव होंगे, जिनका दांत वांत बड़ा होगा, वो
उससे डर के ही लोग नहीं पालेंगे उनको, जो थोड़े से छोटे मोटे प्यारे से दांत देखेंगे उसको पालेंगे। तो विद द टाइम क्या हुआ, ऐसे जानवर जो जिनके टीथ भी उतने बड़े नहीं थे, उतने एग्रेसिव नहीं थे, वो डोमेस्टिकेटेड हो गए, और जो एग्रेसिव थे, जिनके दांत वांत बड़े थे, वो तुम्हारे वाइल्ड ही रह गए। सो दिस इज हाउ जो कॉमन होते थे विद द टाइम दे डाइवर्ज। ये डोमेस्टिकेटेड वैरायटी हो गई, ये वाइल्ड वैरायटी ऑफ द सेम स्पीशीज। Look at these two set of teeth. Which do you think belong to the wild pig and which the domesticated pig? Obviously ये बड़ा सा wild pig का होगा, ये छोटा सा gentle domesticated pig का होगा। Domestication was a gradual process that took place in many part of the world, अलग अलग पार्ट में। क्योंकि देखो अगेन लोगों के पास दिमाग है, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास दिमाग नहीं, बट पहले दिमाग अप्लाई करने की ऑप्शन नहीं था लोगों के पास, जमा रहता था पूरा ज़मीन, मुश्किल से जानवर ही दिख रहे हैं तो उनको ऑब्जर्व कैसे करोगे। लेकिन जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, तो क्लाइमेट चेंज कोई इंडिया में या क्या बोलते हैं तुम्हारे यूरोप में तो नहीं हुआ होगा, मोटा मोटी हर जगह हुआ होगा, अफ्रीका में हर जगह हुआ होगा। तो हर जगह के लोग चूंकि दिमाग है तो सब ने ऑब्जर्व किया और सभी विद द टाइम ये डोमेस्टिकेशन तरीका डेवलप किए। ठीक है, many parts of the world हुए, it began about 12,000 year ago and we know the reason why. Virtually all plants and animal produce that we use as a food today are result of the domestication. तो virtually जितने भी plant और animal, जैसे आज हम egg खाते हैं, chicken खाते हैं, या goat meat खाते हैं, या milk cow milk use करते हैं, वो it is the रिजल्ट ऑफ द डोमेस्टिकेशन। तो विद द टाइम जैसे मिल्क और दूसरी चीज़ें भी एनिमल देती हैं, वो भी लोगों को पता चला, जैसे शीप से वुल मिलता है, उससे क्लोथ बन सकते हैं, तो शीप को लोग मारते नहीं होंगे, हो सकता है बस शीप को क्लोथ के लिए करते हैं। उसी तरह से काऊ हुआ, बफेलो हुआ, इसको एज अ मिल्क यूज़ करते थे कंपैरेटिवली। कोई दूसरा जैसे कि गोट को मिल्क के लिए यूज़ करते हैं, जो मेल गोट होगा उसको एज अ फूड सोर्स यूज़ करते होंगे। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वर द व्हीट एंड बार्ली, जो हमने पता है नॉर्थ वेस्ट रीजन में व्हीट एंड बार्ली अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड, और राइस तुम्हारे विंध्याज एरिया में डोमेस्टिकेट हुए थे, बाद में राइस और दूसरे प्लांट हुए। तो अर्लीस्ट प्लांट व्हीट और बार्ली था। व्हीट और बार्ली इसलिए था कि देखो व्हीट ऑब्जर्व करोगे कि तुम थोड़ा सा ठंडा एरिया में उगता है, और बार्ली, और इसको ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए होता है व्हीट और बार्ली को दोनों ग्रो करने के लिए। तो हर चीज़ का रीज़न है, जबकि राइस को ग्रो करने के लिए कॉम्पिटिटिवली ज़्यादा वाटर चाहिए। तो सबसे पहले जब क्लाइमेट धीरे धीरे ठंडा हुआ होगा, गर्म हुआ होगा, ऐसा नहीं होगा एक बैग आज ठंडे कल सुबह उठे एकदम ही धूप है, तो जब धीरे धीरे क्लाइमेट अभी भी जब ठंडा था तब प्रोबेबिलिटी, और चूंकि वाटर ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था, स्कार्स था मिलना, तो पहले ऐसे प्लांट डेवलप हुए जो कि थोड़े ठंडे एरिया में डेवलप होते हैं और कम वाटर रखते हैं। और विद द प्लांट जब और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा और रिवर उवर के से कैनाल वाल तुम्हारे टूल्स डेवलप हो गए कि रिवर से तुम कैनाल बना के ज़बरदस्ती पानी या पॉट्स डेवलप कर लिए, तब तुम राइस या दूसरे ऐसे प्लांट ग्रो करने लगे जो कि वाटर इंटेंस, जिनको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है। सो दीज अर्ली डोमेस्टिकेटेड एनिमल, शिप्स एंड गोट्स, ठीक है, अर्ली डोमेस्टिकेटेड एनिमल ये थे। The new ways of life, if you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. So this may be for several days, week, months, and in some cases year. When people began to growing plant, it meant that they had to stay in the same place. So ये हमने ह्यूमन हिस्ट्री वाले भी जो स्टोरी में भी पढ़ा था कि एक बार जब एग्रीकल्चर आया तो लोगों को ज़रूरत हो गई एक ही जगह पे रहने की। For a long time, looking after the plant, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened. जब तक पक ना जाए तो उसको प्रोटेक्ट करने की। देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और फिर जो ग्रेन होगा, अब चूंकि अगला ग्रेन फिर 1 साल बाद होगा, तो उस जो भी ग्रेन हुआ उसको यूजफुली यूज करना है। तो वेज इन विच ग्रेन आर यूज एज अ सीड यूज करते हैं, ग्रेन फूड यूज करते हैं, किसी को गिफ्ट यूज करते हैं, स्टोर कर सकते हो फूड के लिए। तो क्या क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ पे, इस वजह से 2 ज़रूरत पड़ी, एक तो स्टे करने की फॉर लॉन्गर, और दूसरा उसको चूंकि हमको ग्रेन को केयरफुली यूज़ करना है तो स्टोरेज की रिक्वायरमेंट आई। ऐसा तो नहीं है कि आज तुम ग्रेन काटो और खा पी के एक दिन में ख़त्म कर दिए, फिर अब 1 साल वेट करोगे ग्रेन के लिए, तब तो यूज़फुल रहा नहीं एग्रीकल्चर। तो यूज़फुल एग्रीकल्चर तब रहेगा जब तुम जो एग्रीकल्चर से खाना लाए वो नेक्स्ट एग्रीकल्चर जब तुम्हारा खाना का तक ये वाला खाना तुम्हारा चल जाए, तो उसके लिए स्टोरेज की ज़रूरत पड़ी। तो अब देखें कैसे होगा। एज अ ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक अ वेड ऑफ स्टोरिंग देम। अब जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती गई, जैसे चीज़ें बढ़ी, अब ज़रूरत आई तो लोग दिमाग लगाएंगे, जब प्रॉब्लम आया तो उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। आज की दुनिया में भी ऐसे ही चीज़ें चलती है कि प्रॉब्लम आया उसका सॉल्यूशन ढूंढो। तो स्टोर की ज़रूरत पड़ी, तो अब
दे स्टार्टेड थिंकिंग द वे कि चीज़ें स्टोर कैसे सकें। इन मेनी एरियाज दे बिगन टू मेक लार्ज क्ले पॉट। अब उन्होंने देखा होगा कि मिट्टी सूख के कड़ी हो जाती है और जब गीली रहती है तो पच मतलब उसको मोल्ड कर सकते हो, तो विद द टाइम दे स्टार्टेड मेकिंग क्ले पॉट्स। और वुवन बास्केट, और कपड़े बुनने की तरीका पता चल गया, तो देन नो कपड़े से नहीं, या मे बी जो ट्रीज के इससे बैम्बू के से, जैसे कि बैम्बू के स्ट्रिप से भी बास्केट बनाया जाता है। सो या जो वाइल्ड ग्रास है, ग्रास को भी स्टिच करके बास्केट बनते हैं, या कुछ लीव्स को भी करके बास्केट बनते हैं। तो विद द टाइम क्ले पॉट और बास्केट बनाने लगे। डग पिट्स ऑन द ग्राउंड, और दूसरा इजी है कि मटका तुम बनाओ, जमीन खोदो, खुद ही मटका बन गया। ये ऐसे भी मिट्टी का जगह था, वैसे भी मिट्टी का जगह था, तो वहां भी स्टोरेज हो गया। बट फर्क है कि जमीन में चूंकि वेटनेस रहती है तो बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, बट मोटा मोटी जानवर से तो एटलीस्ट बच ही जाएगा तुम्हारा कुछ दिन तक। ठीक है। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट? तो हंटर गैदरर्स में अब चूंकि हो सकता है यूज करते होंगे, बट उतना उनको जरूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि फूड की जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी वहां पे। क्योंकि वहां पे रोज जाके, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एक ही जगह पे तुम्हारे बहुत सारा ग्रेन हो गया, तो अब बहुत सारा ग्रेन आ गया तो स्टोरेज की ज्यादा डिफिकल्ट हो गई। हंटिंग गैदरिंग में तो पूरे जंगल छान के तुमको इतना सा मिला, तो उतना स्टोर करने के लिए वो ऐसे ही रख दो अपने केव में, या खा लो फिर देख लो, तो उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती होगी। या अगर पड़ती होगी तो जो भी उस तरह के स्टोन स्ट्रक्चर होगा या चीजें होंगी उसको वो यूज करते होंगे। ठीक है। बट उतनी ज्यादा उनको पॉट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती होगी, क्योंकि उतनी ज्यादा फूड ही प्रोड्यूस नहीं था। एग्रीकल्चर से देखते हो कि अगर तुम ऐसे बाहर से जाके अगर कहीं से फल तोड़ के लाओगे, ज्यादा नॉर्मल कम क्वांटिटी होगी, बट एग्रीकल्चर में एक ही बार में ट्रैक्टर ग्रेन उग जाता है, तो उस टाइम हंटर गैदर की जरूरत नहीं पड़ती थी होगी। लेकिन बाद में एक बार एग्रीकल्चर आया तो पॉट्स की जरूरत पड़ने लगी। ठीक है। स्टोरिंग एनिमल्स। अब एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रीड करते हैं, बच्चे देते हैं, फिर वो बड़े होंगे। बिसाइड इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क। मिल्क एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो कि एनिमल जैसे एक बार काट दो, मार दो, तब तो बेचारा जानवर खत्म हो गया, लेकिन अगर दूध उसका यूज कर लो तो वो परमानेंट सोर्स है तुम्हारा फूड का। अल्टीमेटली तुमको जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, चाहे उसको एनिमल को मार के तुम उसका मतलब मीट से निकाल लो, या उसको उससे मिल्क यूज कर लो, विच इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट। ठीक है। तो एनिमल तुम्हारा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट है whenever required. So in other word, animal that are reared can be used as a storage or food. तो एक तरह से टेक्निकली एनिमल ही तुम्हारा स्टोरेज फूड है, मतलब जो जलता फिरता जानवर है वो फूड का सोर्स है। एक तरह से दूध का स्टोरेज है, वो हर दिन सुबह तुमको दूध देगा। ठीक है। तो एक तरह से स्टोर करके वो दूध रख रहा है, कह सकते हो टेक्निकली, या वो मीट का एक स्टोर्ड सोर्स है, क्योंकि जब तक वो एनिमल जिंदा है तो वो मीट मतलब डिकम्पोज नहीं करेगा। तो तुमको है कि अभी तो तुम्हारे खाने की दिक्कत नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल सीजन होगा, अभी जैसे कि स्प्रिंग सीजन है, बाहर से बहुत इजीली खाना मिल जा रहा है, फ्रूट्स मिल जा रहे हैं, नट्स मिल जा रहे हैं, या दूसरी चीज़ें मिल जा रही है, तो तुम्हारा पेट भर जा रहा है। तो अभी एनिमल को मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसको एज स्टोर करके रखो, वो तुम्हारा फूड का सोर्स ही है। कल को जब ठंडा गिरा, बाहर पूरे मतलब तुम्हारा हर चीज़ जम गया, या फॉर एग्जाम्पल अब कोई फूड सोर्स नहीं है, जब किसी पेड़ में फल नहीं है, देन यू कैन किल दैट एनिमल टू गेट मीट। तो एक तरह से वो फूड स्टोरेज का तुम्हारा काम कर रहा है कि तुम आराम से एनिमल के फॉर्म में वो तुम्हारा फूड स्टोर है, और जब इमरजेंसी में जब तुम्हारे पास दूसरा सोर्स ऑफ फूड नहीं है, यू कैन ऑलवेज ईट दैट एनिमल। ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम द फूड, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स? तो उसके अलावा, फूड के अलावा, यू नो कि स्किन मिलता है, जिससे कपड़े हो गए, उनके फर से उनसे वूल मिल सकता है, इस तरह से दूसरी चीज़ें एनिमल से मिल सकती है। उनके हड्डी से तुम टूल्स बना सकते हो। तो दीज आर द थिंग। सो तुमको एनिमल से फूड के अलावा फूड मिल गया, तुम्हारे एनिमल से क्या क्या मिल गया? तुम्हारे एनिमल से तुम्हारा मीट मिल गया, तुम्हारा मिल्क मिल गया, तुम्हारा फर मिल गया कपड़े के लिए, तुम्हारा वुल मिल गया, उसके अलावा तुम एनिमल से तुम्हारा बोन्स मिल गया टूल्स बनाने के लिए। इसी तरह से ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा दूसरी चीज़ें मिल सकती हैं। फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड द हर्डर्स।
टर्न ऑन मैप टू, यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ द ब्लू स्क्वायर्स। तो अब नंबर ऑफ द ब्लू स्क्वायर, ये ब्लू स्क्वायर तुम्हारा नियोलिथिक साइट है। नियोलिथिक साइट तुम्हारा जो नियोलिथिक साइट तुम्हारा जो कि 10,000 ईयर के बाद वाली साइट है। 12 से 10,000 को तुम मीसोलिथिक कहते हैं, तो नियोलिथिक साइट तुम्हारी ये है। तो ये कोलदीवा हुआ, चिरंद हुआ, दाऊजली हार्डिंग हुआ, मेहरगढ़ हुआ, तुम्हारा हालूर हुआ, ये सारे तुम्हारे नियोलिथिक साइट है। न्यू स्टोन एज मतलब एक तरह से स्टोन एज जो भी तुम्हारा मतलब ओल्ड स्टोन एज था, मिडिल स्टोन एज था, न्यू स्टोन एज वाज द लास्ट। उसके बाद दूसरे मेटल यूज होने लगे। सो दीज आर द, यू विल नोटिस नंबर ऑफ द ब्लू स्क्वायर, ईच मार्क अ साइट वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। सो ऑब्वियसली नियोलिथिक टाइम तक आते आते नियोलिथिक में वी नो कि 12,000 आज से 12,000 साल पहले के लिए क्लाइमेट चेंज हुआ, और नियोलिथिक तुम्हारा 10,000 साल। तो उस 2,000 साल के बीच में लोग बेसिकली हर जगह के ऑलमोस्ट एनिमल हर्डिंग करना और एग्रीकल्चर को सीख गए। ठीक है, सो वो ये सारे साइट वहाँ हैं जहाँ पे फार्मर्स और हर्डर्स हैं। अब हंटर गैदरर्स ना होके फार्मर्स और हर्डर्स हो गए। ठीक है, these are found all over the subcontinent. All over the subcontinent है। Some of the most important one are in the northwest. Some most important one present day कश्मीर में है, and in the east and the south India। तो जो यहाँ पे मार्क है, तो ये कश्मीर में बुरजा होम है, ये मेहरगढ़, ये जो मार्क्ड है वो सारे इंपॉर्टेंट वाले ही हैं। ठीक है, to find out whether these sites were settlements of farmer and herders, scientists study evidence of plants and animal bones। तो प्लांट और एनिमल बोन को स्टडी करके पता चल सकता है कि वहाँ पे फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि वही जो दांत वात का हमें पता है कि विद द टाइम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वर डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। तो अगर डोमेस्टिकेटेड जैसे एनिमल्स के बोन्स के ज़्यादा है एविडेंस, तो वो एरिया तुम्हारा हर्डर्स वाला एरिया होगा। उसी तरह से और वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बोन्स मिलेगी क्योंकि इजीली अवेलेबल है। कंपैरेटिवली जो तुम्हारे हंटर गैदरर्स थे उसमें उतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं मिलेगी बोन्स की या दूसरी चीज़ों की एक जगह पे। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ द बर्न ग्रेन्स। तो बर्न ग्रेन के वजह से हमें हमें पता चला कि कौन सा ग्रेन यूज़ करते हैं। अगर वो ग्रेन जला नहीं होता तो वो डिकम्पोज हो जाता। हमें कभी पता नहीं चलता कि उस टाइम लोग कौन सा ग्रेन खाते थे, पहले राइस आया कि पहले व्हीट आया। ये मतलब क्लियर इसलिए है क्योंकि कुछ राइस या कुछ व्हीट या कुछ जो भी दूसरे थे वो ग्रेन्स थे वो जल गए थे। दिस में हैव बीन बर्न्ट एक्सीडेंटली हो सकता है और ऑन पर्पस। लोग जानबूझ के पका रहे हैं, जला दिया कि देखें और टेस्टी, पका के टेस्टी हुआ तो अब एकदम ही जला दो तो कहीं और टेस्टी हो जाए। तो हो सकता है एक्सीडेंटली भी कभी ऐसे चढ़ा दिया और जल गया या आग लग गया, क्योंकि आग तो अनकंट्रोलेबल कभी लग सकती है। ठीक है, या किसी ने जानबूझ के तो जलाया होगा। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन, बर्न फॉर्म में भी आइडेंटिफाई कर सकते ग्रेन, एंड वी नो अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, एंड दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल। तो एनिमल के बोन आइडेंटिफाई करके और ग्रेन के बर्न्ड वाले एविडेंस आइडेंटिफाई करके वी कैन नो कि उस एरिया में कौन से एनिमल्स मिलते थे या उस एरिया में किस तरह के बोन्स होते थे। सो नाउ टुवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ। सो लेट्स स्टॉप हियर एस्पिरेंट्स। अब नेक्स्ट पार्ट में, ताकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, सो नेक्स्ट पार्ट में वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर 2। ठीक है, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।